अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये आपका फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड्स टू बी स्पेसिफाइड वाई। एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए आप यूनिट ज़रूर स्पेसिफाई करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब ये है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट नीड टू बी स्पेसिफाइड। एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए हम यूनिट ज़रूर स्पेसिफाई करते हैं, बिकॉज द फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड आर यूनिट। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को हम एक ख़ास स्टैंडर्ड या यूनिट के रिलेटिव मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है 10 kg, 10 सेकेंड या 10 मीटर। तो इन नंबर्स में आप देख सकते हैं 10 kg हमारे पास मास शो करता है, 10 सेकेंड टाइम शो कर रहा है और 10 मीटर डिस्टेंस शो कर रहा है। तो यूनिट लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लगता है कि किस चीज़ की मेजरमेंट हुई है और आंसर भी इससे कंप्लीट हो जाता है। आपका दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है? एसआई सिस्टम यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसका आंसर ये, देयर आर 4 बेसिक एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट यूज़ करने के 4 बेसिक एडवांटेज हैं। इसका पहला एडवांटेज ये है, एसआई कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन सेट ऑफ बेसिक यूनिट। एसआई एक कोहेरेंट सिस्टम है, ये एक मजबूत सिस्टम है। बेसिक यूनिट्स का एक खास सेट है, इस वजह से ये कोहेरेंट सिस्टम है। एसआई इज रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बिकॉज देयर इज यूनिक यूनिट फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी। ये एक रेशनल सिस्टम है। रेशनल सिस्टम का मतलब है कि ये एक मुनफरिद सिस्टम ऑफ यूनिट है और इसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिक यूनिट है। आप देख सकते हैं कि मास के लिए एक यूनिक यूनिट है किलोग्राम और डिस्प्लेसमेंट के लिए या लेंथ के लिए एक यूनिक यूनिट है मीटर। एसआई इज मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ 10। एसआई को हम एक मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आप प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं 10 किलो, 10 मिलीमीटर, 10 गीगामीटर। तो इसलिए ये मल्टीपल ऑफ 10 के तौर पे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका पोस्ट एडवांटेज ये है, एसआई एक्सेप्ट। थर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट पास सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में कितने रेडियंस होते हैं? हाउ मेनी स्टेरेडियंस अकाउंट पास सर्कमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर। और एक स्फीयर के सर्कमफेरेंस में कितने स्टेरेडियंस होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये समझते हैं कि सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है। तो आइए मैं आपको वाइट बोर्ड पे ज़रा समझा देता हूँ। स्टूडेंट, इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको सीखने चाहिए और उसके बगैर आप ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं समझ सकते। और वो टर्म्स क्या है? वो ये है कि सर्कल में आप उसका एंगल रेडियस में फाइंड करते हैं। सर्कल का एंगल आप रेडियस में फाइंड करते हैं और स्फीयर का एंगल आप स्टेरेडियंस में फाइंड करते हैं। ये बात आप याद रखिए। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रा करूं, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया और ये सर्कल का सेंटर से यहां तक डिस्टेंस या सेंटर से किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस, इसको हम रेडियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडियस। और अगर आप यहां से ये एक डिस्टेंस ले लें तो इसको हम आर्क कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आर्क। ये डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि यहां पे हो, ये डिस्टेंस यहां तक भी हो सकता है, ये डिस्टेंस आर्क यहां तक भी हो सकता है, आर्क यहां तक भी हो सकता है, आर्क की पूरा डिस्टेंस भी हो सकता है। और इस पूरे डिस्टेंस को हम एक दूसरा नाम देते हैं और वो नाम है हमारे पास सरकमफ्रेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, ये इस सर्कल का रेडियस है और यहां से एक कंप्लीट डिस्टेंस, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट ले लूं और कंप्लीट डिस्टेंस कवर करूं तो इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इस कंप्लीट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो अगर आपने किसी भी सर्कल में नंबर ऑफ रेडियंस फाइंड करने हैं तो ये बात आप याद रखिए कि नंबर ऑफ रेडियन हमारे पास बराबर है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहां पे आर्क, मैंने आपको कहा कि आर्क कोई भी डिस्टेंस, सर्कल पे कोई भी डिस्टेंस आपके पास, वो क्या कहलाता है? वो आर्क कहलाता है। यहां पे आपको कहा गया है कि रेडियंस फाइंड करें और अगर ये आर्क सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो, ये पूरा डिस्टेंस हमारे पास आर्क है, तो पूरा डिस्टेंस जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई r से। इसको हम
मैथमेटिकली 2 पाई r से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए r लेंथ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2 पाई r, और रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय r। तो ये r इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 2 पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई हमारे पास 3.14 के बराबर है, इसलिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6.28 रेडियंस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सर्कल में ले लूं और इसका पूरा सरकमफ्रेंस में ले लूं तो रेडियन में इसका एंगल कितना होगा, वो होगा 6.28। ओके डियर स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ रेडियन हमारे पास बराबर है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब आर्क लेंथ हमारे पास कितना है, वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, वो बराबर है 2 पाई r के, और रेडियस ऑफ द सर्कल r के बराबर है, तो ये r इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 2 पाई। आप 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, पाई हमारे पास 3.14 के बराबर है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 6.28 रेडियन। तो जब एक सर्कल होगा और उसका पूरा सरकमफेरेंस में कितने रेडियंस होते हैं, 6.28। इसी तरह अगर आप स्पेयर ले ले तो स्पेयर में कितने रेडियंस होते हैं, तो स्पेयर का फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ द स्पेयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द स्पेयर किसके बराबर है, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 4 पाई रह जाएगा, और 4 को अगर आप पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास 12.56 रेडियंस आ जाएंगे। आपका 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर एंड हाउ लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है और हम इसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। टुडे स्टूडेंट इसका आंसर ये है, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। आप एक इंस्ट्रूमेंट पे जितनी मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है, एंड द एरर एसोसिएटेड विद लीस्ट काउंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। और जो एरर लीस्ट काउंट के साथ एसोसिएट होगा उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट एरर को आप किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है, लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विद हाई प्रिसीजन। एक हल ये है कि आप हाई प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो आपका लीस्ट काउंट एरर रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा हल क्या है, और बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम, और या आप सेवरल टाइम मेजरमेंट को रिपीट करें एंड टेक द एवरेज, और फिर आप एवरेज ले लें तो आपका लीस्ट काउंट एरर क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। Conceptual question number 5, why including more digits in answers does not make it more accurate। अगर हम आंसर में ज़्यादा डिजिट्स इंक्लूड करते हैं तो ये एक्यूरेट क्यों नहीं बनाते इसको। तो इसका आंसर ये है डियर स्टूडेंट्स के एक्यूरेसी मीन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस और मेजर वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ जितनी क्लोज होगी उतना ही एक आंसर आपके पास एक्यूरेट होगा। सो इंक्लूडिंग मोर डिजिट डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। तो ज़्यादा डिजिट्स इंक्लूड करने से वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनता। ज़्यादा डिजिट्स इंक्लूड करने से क्या होगा, although more digits in the answer make it more precise, इससे एक आंसर ज़्यादा प्रिसाइज बन जाएगा बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.05 है और मैं इसको ज़्यादा प्रिसाइज बनाना चाहता हूँ तो मैं एक 0 इंक्लूड कर दूंगा इसमें, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज बन जाएगा, लेकिन इससे ये नंबर एक्यूरेट नहीं बनता। तो नंबर ज़्यादा करने से आपकी प्रिसीजन बढ़ती है, आप एक्यूरेसी पे इसका कोई असर नहीं होता। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। एक मेजरमेंट की प्रिसीजन किस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ है जिससे हमें प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट का पता लगता है। तो इसका आंसर ये है, इन एनी मेजरमेंट प्रिसीजन इज हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू ईच अदर। जिस तरह मैंने आपको एक्यूरेसी के बारे में बता दिया कि एक्यूरेसी का मतलब है कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू कितने क्लोज है, प्रिसीजन का मतलब है कि मेजर वैल्यू आपस में कितने क्लोज है। तो जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतने ज़्यादा प्रिसाइज होगा। सिमिलरली द प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और प्रिसीजन का पता हमें किस तरह लगेगा, वो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लगेगा। फॉर एग्जांपल 3,85,000 किलोमीटर है, तो इसमें लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 5 है, और वो किस पोजीशन पे है। देखिए ये यूनिट है, ये 10 पोजीशन है, ये 100 पोजीशन है, ये 1000 पोजीशन पे है। तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1000 पोजीशन पे है, तो इसलिए प्रिसीजन ऑफ दिस मेजरमेंट मीन 3,85,000 का प्रिसीजन क्या है, वो 1000 किलोमीटर है। Conceptual question number 7, if two quantities have different dimension, is it possible to multiply or divide? Can we add or subtract it? अगर दो क्वांटिटीज हो और उनके डायमेंशन डिफरेंट हो तो क्या ये मुमकिन है कि हम उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सके, या हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इफ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक अगर दो क्वांटिटीज है और उनके डायमेंशंस डिफरेंट है,
then it is possible to multiply or divide the quantities. तो ये मुमकिन है कि हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सके, बट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लेकिन उनको एड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस दो डिफरेंट क्वांटिटीज है विद डिफरेंट डायमेंशंस और हमने उनको मल्टीप्लाई किया है. इस तरह अगर प्रेशर में आप देखें तो फोर्स को हमने डिवाइड किया है टाइम पे. प्रेशर बराबर है फोर्स डिवाइड बाय टाइम. दो क्वांटिटीज है विद डिफरेंट डायमेंशन, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, यहाँ पे डिवाइड की है इसको. तो आप दो क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ऐड नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आप फोर्स को लेंथ के साथ ऐड नहीं कर सकते, इस तरह आप टाइम को लेंथ के साथ ऐड नहीं कर सकते. तो दो क्वांटिटीज आप डिफरेंट डायमेंशन को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आपका 8 कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ ए पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड. ह्यूमन पल्स, इंसान का जो नब्ज है, और स्विंग ऑफ द पेंडुलम, ये टाइम के यूनिट हो सकते हैं, लेकिन हम उसे क्यों ज्यादातर यूज नहीं करते. तो इसका जवाब ये है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. आपको पता है कि यूनिट ऑफ टाइम क्या है, वो सेकंड है. ह्यूमन पल्स कैन नॉट बी यूज, और ह्यूमन पल्स को, इंसानी नब्ज को हम यूज नहीं कर सकते. इसकी क्या वजह है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम. ये एक शख्स का पल्स रेट एक होगा, दूसरे का रेट जुदा होगा, और एक टाइम पे एक आदमी का पल्स रेट एक होता है और नेक्स्ट टाइम उसका पल्स रेट चेंज हो रहा है. तो वेरिएशन की वजह से हम ह्यूमन पल्स को टाइम के यूनिट के तौर पे यूज नहीं कर सकते. सिमिलरली, स्विंग ऑफ ए पेंडुलम इज नॉट ए गुड स्टैंडर्ड. इसी तरह स्विंग ऑफ द पेंडुलम भी एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड ऑन द लेंथ एज वेल एज फ्रिक्शन फोर्स. क्योंकि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है. और लेट मी शो यू ए फिगर, और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये एक्सप्लेन करके दे दूं. अगर आप एक पेंडुलम ड्रॉ करें, ये अगर आपके पास एक पेंडुलम है, तो आप याद रखें कि पेंडुलम का ये जो लेंथ है, ये डिसाइड करता है टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम. तो अगर ये लेंथ कम या ज्यादा हुआ तो आपके पास टाइम पीरियड चेंज होगा. और दूसरी वजह ये है कि अगर आप इस पेंडुलम को एक साइड पॉइंट ए तक ले जाए और फिर उसको छोड़ दे, तो टाइम के साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्सेस आते हैं, जिसकी वजह से इसकी टाइम पीरियड क्या होती है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती है. तो पेंडुलम को हम दो वजूहात की बिना पे टाइम ऑफ यूनिट के तौर पे यूज नहीं करते. पहली वजह ये है कि टाइम पीरियड यहां पे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर आप वेरी करें तो टाइम पीरियड चेंज होगा. दूसरी वजह फ्रिक्शनल फोर्सेस है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से कंटिन्यूअसली टाइम पीरियड चेंज होता है. तो इन दो वजूहात की बिना पे हम स्विंग ऑफ द पेंडुलम को टाइम यूनिट के तौर पे यूज नहीं करते. आपका लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. अगर एक इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, इज दैट इक्वेशन ए राइट इक्वेशन. तो क्या वो इक्वेशन एक राइट इक्वेशन होगा? तो इसका आंसर ये है, डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी. डायमेंशन हमें क्या बताते हैं? वो फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी बताते हैं. इवन इफ ए फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर एक फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट भी हो, इट डजंट प्रूव दैट द रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशन फिजिकली भी करेक्ट होगा, मीन फिजिकल लॉस के मुताबिक भी वो करेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, 2AT इज इक्वल टू V इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली. जिस तरह ये इक्वेशन मैंने लिखा है 2AT इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये फिजिकल लॉस के मुताबिक ये करेक्ट नहीं है. फिजिकल लॉस के मुताबिक आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू फिजिकल लॉ वो इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन गलत है. आल्दो कि ये डायमेंशनली, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकल लॉस के मुताबिक ये इक्वेशन ठीक नहीं है. इस चीज को समझाने के लिए अगर मैं आपको यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, 2AT इज इक्वल टू VF. डियर स्टूडेंट, ये एक इनकरेक्ट इक्वेशन मैंने लिखा है. अगर आप यहां पे देखें तो इसका करेक्ट इक्वेशन आपको पता है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और आपके सामने मैंने एक गलत इक्वेशन लिखा है. दिस इज फिजिकली रॉन्ग इक्वेशन. लेकिन अगर आप इसके डायमेंशन निकालें 2AT इज इक्वल टू VF,
तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमारे पास सेकंड के बराबर है। इसी तरह जो फाइनल वेलोसिटी है या वेलोसिटी अगर हम इसको सिंपली वेलोसिटी कहें तो ये मीटर पर सेकंड के बराबर है। यहाँ पे ये सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर का डायमेंशन है L डिवाइड बाय T, यहाँ पे भी मीटर का डायमेंशन है L और सेकंड का डायमेंशन है टाइम। तो डायमेंशनली तो ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन फिजिकली ये इक्वेशन गलत है, इनकरेक्ट इक्वेशन मैंने लिखा है आपके सामने। तो अगर एक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन आपके पास फिजिकली भी करेक्ट होगा। आपके लिए जरूरी ये है कि इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट हो और डायमेंशनली भी करेक्ट हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़े चैप्टर फर्स्ट के। अगर आपको किसी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।